In previous class we have learned about dipole, children. Now this time we are going to learn that dipole produces its own electric field, it's fine. But if this dipole is placed in some external electric field, then what will be its behavior? So we placed a dipole in external electric field. Now just look at the field lines. These field lines are parallel to each other. That means field lines are uniform. And the charge, positive charge from where these lines are starting is at infinity, and the negative charge where these lines will end up is at infinity. This is positive charge. The red ball is positive charge and the blue ball is negative charge. And since dipole moment P is always directed from negative to positive, so dipole moment is parallel to electric field, you can see. Right? Dipole moment is parallel to electric field. This is the first orientation of this dipole. So what will happen to the two charges when they are placed in an electric field? इसको ऐसे समझना कि मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, क्योंकि ये डाइपोल कहाँ है? मटेरियल के मॉलिक्यूल्स में बने हुए हैं. ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स की खासियत क्या है कि पॉजिटिव चार्ज पर वो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है. तो फील्ड पॉजिटिव चार्ज को इधर पुल करेगा और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के ठीक ऑपोजिट लगता है. तो फील्ड नेगेटिव चार्ज को इधर पुल करेगी और पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को इधर पुल करेगी और पॉजिटिव चार्ज को इधर पुल करेगी. दोनों ही फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डाइपोल की एक्सिस के अलोंग है. दिख रहा है सबको? इलेक्ट्रिक फोर्स के नेचर को ध्यान से देखना. फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट पर पैरेलल नेगेटिव चार्ज पे. ठीक, तो अब ये दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन सेम है. इट्स लाइक टू फोर्सेस आर पुलिंग द डाइपोल इन ऑपोजिट डायरेक्शन. लेकिन दोनों ही फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट है, क्योंकि चार्ज इक्वल और ऑपोजिट है. और ये सिचुएशन कब है? जब डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है. तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, डाइपोल पर अलग अलग चार्जेस पर तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम के तौर पे देखो तो एक सिस्टम के तौर पे सिस्टम पर दो फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट लग रहे हैं. तो अगर आप किसी भी चीज़ को इक्वल और ऑपोजिट फोर्स से इस तरीके से पुल करने लगो तो पेंसिल ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पेंसिल इज 0. बात समझ आ रही है ना कि हमने दो तरफ से फोर्स को पुल किया, पेंसिल को पुल किया इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस से. पेंसिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पेंसिल विल रिमेन एट रेस्ट. तो हम इस पॉइंट को कंक्लूड करते हैं कि अगर P पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों चार्जेस पर फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट लगेंगे. सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होगा. इसके अलावा दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो सिस्टम पर लगने वाला टॉर्क भी 0 होगा, क्योंकि टॉर्क के लिए कपल बनना चाहिए, यानी दोनों फोर्सेस पैरेलल और इक्वल, पैरेलल ऑपोजिट तो हो पर अलग अलग हो उनकी लाइन ऑफ एक्शन. यहाँ लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो टॉर्क भी 0, नेट फोर्स भी 0. तो हमने इस बात को कंक्लूड किया. When P is parallel to electric field, both charge experience equal and opposite forces, so net force acting on the system of dipole is 0. And since the line of action of two forces is same, so torque acting on the system is also 0. So dipole is in equilibrium. Second case है when dipole moment P is at some angle theta from electric field. हमने इस बार डाइपोल को जिस तरह से रखा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर है. डाइपोल का थीटा एंगल पर होने का मतलब क्या है कि डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर है. ठीक है, तो अब क्या होगा? देखो
चार्जेस पर फोर्स की डायरेक्शन तो फिक्स है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और नेगेटिव चार्ज पर ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड अभी भी लग रहा है। पर जो पहले लाइन ऑफ एक्शन सेम थे, देखो लाइन ऑफ एक्शन दोनों की अब अलग अलग हो गई। तो अब ये सिस्टम पर दो पॉइंट्स हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज स्टिल जीरो, क्योंकि इस सिस्टम पर एक फोर्स राइट साइड में लग रहा है और एक फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है, लेकिन क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस इज नॉट सेम, तो अब ये एक कपल फॉर्म कर रहे हैं दोनों फोर्सेस, और अब ये इस डाइपोल को टर्निंग इफेक्ट देंगे। और ये सिचुएशन कब है? जबकि डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पर ओरिएंटेड है। तो जो फोर्स पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को टुवर्ड्स राइट पुश करेगा, और निगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट टू फील्ड है, वो टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये क्या करेंगे? इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेंगे। अब ये दोनों फोर्सेस जब इस डाइपोल को रोटेट करेंगे, तो लगातार इन फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हो कि पैरेलल टू फील्ड बनी रहेगी, ठीक है। और ये कब तक रोटेट करेंगे? जब तक ये डाइपोल को पैरेलल टू फील्ड नहीं कर देते। जैसे ही डाइपोल पैरेलल टू फील्ड हो जाएगी, इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन फिर से सेम हो जाएगा, और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम was zero already. Now net torque acting on the system will also become zero and the system will come in equilibrium. So what we learned, that if the dipole is at some angle theta, the two forces acting on the two charges will form a couple and will try to rotate the dipole so that the dipole moment becomes parallel to field. तो डाइपोल मूवमेंट जैसे ही पैरेलल टू फील्ड होगा, वैसे ही ये डाइपोल फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये जो फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे हैं, इनका टॉर्क कितना है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इसका एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर E है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा चार्ज इनटू फील्ड इंटेंसिटी, एंड सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा चार्ज इनटू फील्ड इंटेंसिटी, ओनली द डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ठीक है। अच्छा, अब कपल का टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? टॉर्क ऑफ अ कपल कौन से फोर्सेस होते हैं? इक्वल, opposite, parallel to each other and acting at two different points of the system. तो torque of a couple is defined as any one force, ठीक है, कोई फोर्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, any one force into perpendicular distance between the two forces. अब इन दो फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मिलेगी? देखो, ये जो फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आप पीछे बढ़ाओगे, तो इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर ये फोर्स अप्लाइड है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ड्रॉन बैक, ठीक। और इस लाइन ऑफ एक्शन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में, इस फोर्स के बीच में, यानी ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये है 2l और ये है थीटा, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस विल बी 2l, ये परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर विल बी 2l साइन थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी? 2l साइन थीटा। तो टॉर्क ऑफ अ कपल इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दैट इज 2l साइन थीटा। तो फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, Q, E और
2L sin थीटा। अब फिर से Q इंटू 2L, ये डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और E साइन थीटा। तो Q इंटू 2L हो जाएगा डाइपोल मोमेंट P, E साइन थीटा। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। लेकिन टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क का डायरेक्शन आप जानते हो राइट हैंड पाम रूल से मिलता है। टॉर्क इज, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क इज P क्रॉस E। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क होगा वेक्टर फॉर्म में। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो, जो फोर्सेस हैं वो जो टॉर्क लगाएंगे वो इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इस तरीके से यूं घुमाएंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने राइट हैंड को जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, राइट हैंड को स्ट्रेच किया और फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कर्ल किया। क्लॉकवाइज हो रहा है, ये क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है ऐसे, तो क्लॉकवाइज अपनी फिंगर्स को घुमा लिया। अब जो थंब की डायरेक्शन है नीचे की ओर, ये देखो, आपने हाथ को कैसे स्ट्रेच किया था, थंब आपके पाम से परपेंडिकुलर एंगल पर है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। क्लियर हो रही है बात? जो थंब की डायरेक्शन है वो ही टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो इस केस में क्योंकि डाइपोल क्लॉकवाइज घूमेगा, जिससे कि P फील्ड के पैरेलल और फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, तो टॉर्क की डायरेक्शन इस पेपर के परपेंडिकुलर और अंदर पेपर के अंदर नीचे जाती हुई होगी, और इसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर में हम ये पॉइंट सीख चुके हैं कि जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है एंड मूविंग इनसाइड द पेपर, उसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड इनसाइड द पेपर होगी इस केस में। तो ऑब्वियसली अगर टॉर्क इस सिचुएशन में हो कि वो टॉर्क जो लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए किसी ऑब्जेक्ट को, तो थंब की डायरेक्शन ऊपर आएगी, और जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो ऑब्वियसली डॉट से रिप्रेजेंट होगी, परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड कमिंग अप इन द अपवर्ड डायरेक्शन टू द पेपर। तो ये है टॉर्क का मैग्नीट्यूड, और ये है टॉर्क का वेक्टर फॉर्म, और ये है टॉर्क की डायरेक्शन कैसे हमको पता करनी है फॉर अ गिवन केस। ठीक है, अब इस पर एनालिसिस, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। सो वी स्टार्ट विद द फॉर्मूला PE साइन थीटा। अगर P इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में भी है, तो थीटा जीरो हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। ये है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, और ये टॉर्क की मिनिमम वैल्यू है फॉर अ डाइपोल टू बी प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो रही है ये बात? इसी तरह से अगर P एंटी पैरेलल हो, ठीक है, P अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल तो हो पर ऑपोजिट हो, तो भी थीटा 180 होने की वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा। ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ भी टॉर्क जीरो है, यहाँ भी डाइपोल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम होगी, तो टॉर्क भी जीरो होगा और नेट फोर्स भी जीरो होगा, क्योंकि फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है, पर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ज़रा सा अगर इसे हिला दिया जाएगा तो ये इस तरह से घूमकर और P के तब तक घूमता रहेगा जब तक P इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ना हो जाए। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, हालांकि इसमें भी नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है।
लेकिन जब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे इस तरह से, तो थीटा 90 डिग्री होगा और टॉर्क हो जाएगा PE। ये है मैक्सिमम टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन टॉर्क इज मैक्सिमम ऑन अ डाइपोल, इन विच कंडीशन टॉर्क इज मिनिमम इन अ डाइपोल, ऑन अ डाइपोल। ठीक, तो मिनिमम और मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशंस हमको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइपोल मूवमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं।